Good morning, students. Today we are going to continue with the chapter Return of Income and Assessment Procedure. So, first we are going to take up defective return under section 139 subsection 9. दोषपूर्ण आय विवरणी. दोषपूर्ण आय विवरणी क्या होता है? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9. लेट अस सी दिस. Section 139 subsection 9 provides the list of situations in which the return of income filed by the taxpayer can be treated as defective return. तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में वो सूची दी गई है, ऐसी परिस्थितियों की सूची दी हुई है, ऐसे केसेस की सूची दी हुई है जिसके आधार पर रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव रिटर्न, दोषपूर्ण आय विवरणी माना जा सकता है. इफ़ द असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स द रिटर्न ऑफ इनकम to be defective under section 139 subsection 9, then he may intimate such defect to the taxpayer and may give him an opportunity to rectify such defect. तो यदि assessing officer रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव मानता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, तो वह इसकी सूचना, डिफेक्ट की सूचना एसएससी को देगा और उसे अपना पक्ष और उसे रिटर्न में जो डिफेक्ट्स हैं उसको रेक्टिफाई करने का भी मौका देगा. फॉलोइंग आर सम ऑफ द regions due to which returns may be treated as defective. तो नीचे कुछ रीजन्स दिए हुए हैं, कुछ कारण दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं जिसके आधार पर रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव माना जा सकता है. फर्स्ट इज रिटर्न इज नॉट फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. जो रिटर्न फाइल किया गया है वह निर्धारित फॉर्म में है ही नहीं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 7 तरह के फॉर्म हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक है. तो आपके लिए जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है, आपके लिए जो फॉर्म निर्धारित है, आप उसी निर्धारित फॉर्म में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी वह सही माना जाएगा, अन्यथा उसे डिफेक्टिव मान लिया जाएगा. यदि आपके लिए ITR 1 है और आप रिटर्न ऑफ इनकम ITR 2 में भरते हैं तो आपका रिटर्न ऑफ इनकम डिफेक्टिव माना जाएगा. अगर आपके लिए ITR 2 है और आप ITR 2 ना भर के रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ITR 1 यूज़ करते हैं तो भी आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो डिफेक्टिव माना जाएगा. सेकंड, इनकम्प्लीट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम में, आय विवरणी में जो डिटेल्स दिए गए हैं वह इनकम्प्लीट हैं, वह अपूर्ण हैं, आधे अधूरे हैं. जो सूचनाएं दी गई हैं वो आधे अधूरे हैं. तो ऐसे केस में भी रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव माना जाएगा. जैसे यदि आपके बैंक डिटेल्स के बारे में सूचनाएं मांगी गई हैं, आपका बैंक डिटेल्स मांगा गया है रिटर्न ऑफ इनकम में, और आप वहाँ पर बैंक का नाम दे देते हैं लेकिन अपने खाता नंबर नहीं लिखते. खाता नंबर लिख देते हैं, बैंक का नाम नहीं लिखते हैं. बैंक का भी नाम लिख देते हैं, खाता नंबर भी लिख देते हैं, लेकिन बैंक ब्रांच का एड्रेस, IFSC कोड नहीं देते. तो ये इसके कारण से आपके इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि आपने बैंक से संबंधित जो सूचनाएं दी हैं वो अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं. नेक्स्ट,
The return being filed with no audit details, wherein auditing is mandatory. जहाँ ऑडिटिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, वहाँ अगर रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न नहीं किया हुआ, अटैच नहीं किया हुआ है, तो उस केस में भी रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव माना जाएगा. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ टैक्स पेड नॉट अटैच्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम. सॉरी, जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया गया उसके साथ जो आपने टैक्स पे किया है उसका प्रूफ अटैच नहीं किया है, संलग्न नहीं किया है, तो भी रिटर्न ऑफ इनकम को डिफेक्टिव माना जाएगा. नो रो और कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, अदरवाइज इट मे बी लायबल टू बिकम डिफेक्टिव रिटर्न. इनकम टैक्स रिटर्न में जो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, उनको खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा. जो रोज़, जो कॉलम्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखना ज़रूरी है. अगर आप कॉलम्स रोज़ को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उस केस में आपके इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा. टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, गलती को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो समय सीमा है वो देखते हैं. द असेसिंग ऑफिसर मे गिव द एसएससी एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन a period of 15 days from the date of such intimation. असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो सूचना दी जाएगी, इंटीमेशन दिया जाएगा एसएससी को डिफेक्ट्स के बारे में, उस तिथि से 15 दिन का समय एसएससी को मिलेगा जो भी डिफेक्ट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न में उसको रेक्टिफाई करने के लिए. एंड दिस टाइम लिमिट मे बी एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन एन एप्लीकेशन बाय द एसएससी. और यदि एसएससी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाए तो इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है. इफ़ द डिफेक्ट इज़ नॉट रेक्टिफाइड विद इन टाइम लिमिट, यदि डिफेक्ट को समय सीमा के अंदर रेक्टिफाई नहीं किया जाता है तो उस केस में क्या होगा? देन द असेसिंग ऑफिसर शैल ट्रीट द रिटर्न एज इनवैलिड रिटर्न. तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न को इनवैलिड, अवैध रिटर्न मान लिया जाएगा. एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई एज इफ द एसएससी हैड फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न. और ये मान लिया जाएगा कि एसएससी के द्वारा रिटर्न ही फाइल नहीं किया गया है. जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति में फिर रिटर्न फाइल न करने के जो परिणाम होंगे वो परिणाम एसएससी को भुगतना पड़ेगा, उन परिणामों का सामना करना पड़ेगा. इफ़ द डिफेक्ट इज़ रेक्टिफाइड आफ्टर गिवन टाइम, अगर डिफेक्ट को जो समय सीमा दी गई थी उसके बाद रेक्टिफाई किया जाता है, बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, लेकिन कर निर्धारण से पूर्व यह रेक्टिफिकेशन हो जाता है. यानी दिए गए समय सीमा के बाद लेकिन कर निर्धारण से पूर्व अगर गलती को रेक्टिफाई कर दिया जाता है एसएससी के द्वारा, तो इन दैट केस द असेसिंग ऑफिसर मे condone the delay and treat the return as a valid return. तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर डिले को कंडोन कर देगा, माफ़ कर देगा और इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिड रिटर्न मान लेगा. थैंक यू.